औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिप्रेशन, जिसको DSM-5 में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में नंबर 1 जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स में एंटी डिप्रेसिव जो है वो मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हद तक हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या चीज़ है डिप्रेशन, इसको कैसे हम पता चला सकते हैं कि किस शख्स को डिप्रेशन है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, तो ये कंप्लीट आज मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, ताकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ साथ तमाम अफराद जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस मसले से जान छुड़ाना या इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को गौर से सुनें, समझें और अपनी ज़िंदगी में लागू करें। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप जो है वो सुन सकें, देख सकें और अपनी ज़िंदगियों को हेल्दी लाइफ में चेंज कर सकें। तो आइए आज के लेक्चर का और वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन, जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, ये क्या है? ये एक कॉमन और सीरियस जो है वो बीमारी है जिसको मेडिकल इलनेस कहा जाता है, और ये मनफी तौर पर हमारी जो सोचने का अंदाज़ है, जो हमारे महसूस करना का अंदाज़ है और जो हमारा किसी भी चीज़ों पर अमल करने का अंदाज़ है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम करते हैं, उन पर मनफी तौर पर ये असरानंदाज होती है। और ख़ुशकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रीटेबल यानी काबिले इलाज मर्ज़ है। जो डिप्रेशन है ये हमारे अंदर फीलिंग ऑफ सैडनेस पैदा करता है, यानी हमारे अंदर अफसुर्दगी के एहसासात पैदा कर सकता है। हमारी दिलचस्पी के अंदर किसी भी सरगर्मी के लिए जिससे हम इंजॉय होते थे, जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते थे, ऐसी सरगर्मियों के अंदर हमारे जो दिलचस्पी है उसको कम कर देता है। इसके अलावा ये बहुत सारी इमोशनल और जो हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारी जो हिजानी, जिनका हिजानात से हमारे इमोशन से ताल्लुक़ है, और हमारी जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिप्रेशन की वजह से होती हैं। इसके अलावा ये हमारी जो काम करने की सलाहियत है उसको भी कमज़ोर कर देता है। जो हमारे काम करने की सलाहियत घर पर और हमारे दफातर में जो हम काम करते हैं उसके अंदर कमी पैदा कर देता है। तो इसके अंदर क्या इसकी सिम्टम्स आती हैं? सबसे पहले इसके सिम्टम्स के अंदर इंसान अफसरदा होता है, सैडनेस फील करता है, उसका जो मूड है वो डिप्रेस्ड होता है, उसका जो वो दिलचस्पी है उसमें कमी वाक़या होती है, जो मुख्तलिफ़ काम होते हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें वो कोई प्लेयर महसूस नहीं करता, इंजॉय महसूस नहीं करता, उसकी खाने की जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है, भूख में कमी वाक़या हो जाती है, नींद में प्रॉब्लम होती है, या तो बहुत कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है। इसके अलावा इंसान की एनर्जी में कमी वाक़या हो जाती है, उसकी थकावट में इजाफ़ा हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करता है, उसकी जो पर्पसलेस फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है उसमें इजाफ़ा हो जाता है, या इंसान बेमकसद की जिस्मानी हरकत करता है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता, वो अपने हाथों को हरकत देता रहता है, उसकी जो हरकत हैं वो स्लो हो जाती हैं, और उसके जो बोलने का अंदाज़ है वो भी स्लो हो जाता है। ये जो एक्शंस हैं इतने ज़्यादा होते हैं, यानी अमामिल इसकी शिद्दत ऐसी होती है कि दूसरे लोग इस फ़र्क को वाज़ेह तौर पर महसूस करते हैं। इंसान अपने आप को बेवक़्त महसूस करता है, अपने आप को गिल्टी महसूस करता है। इसके अलावा इंसान की सोचने की जो सलाहियत है उसमें मुश्किल पेश आती है, इंसान चीज़ों पर तवज्जो देने में मुश्किल का शिकार हो जाता है और फ़ैसला साजी में प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा इंसान के अंदर मौत के और ख़ुदकुशी के ख़यालात बार बार आते हैं और तवातर के साथ आते हैं। जो ये सिम्टम्स हैं
ये कम अज़ कम 2 हफ्ते तक जारी रहती हैं और ये इंसान की जो पहले वाली ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी में यानी उसकी जो लाइफ फंक्शनिंग है उसमें वाज़िह तौर पर फ़र्क इनकी वजह से ज़ाहिर होता है। तो इसे हम डायग्नोज़ करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन। अगर किसी भी फ़र्द के अंदर ये सिम्टम नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स डिप्रेशन का शिकार है। अब देखते हैं कि ये इसका प्रेवलेंस क्या है, कितना ज़्यादा है। तो डिप्रेशन जो है एस्टिमेटेड 15 जो अडल्ट्स लोग होते हैं उनमें से कम अज़ कम एक को ज़रूर मुतासर करता है। इट्स मीन कि इसका जो प्रेवलेंस रेट है वो 6.7% है किसी भी एक साल के अंदर। इसके अलावा जो 6 में से एक शख्स जो है वो डिप्रेशन ज़रूर जो है उसको एक्सपीरियंस करता है अपनी तमाम ज़िंदगी में। यानी ईयरली जो इसका है 6.7% है और इंसान अपनी ज़िंदगी में 6 में से एक शख्स यानी 16.6% जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक दफ़ा डिप्रेशन को ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। तो डिप्रेशन जो है किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है इसका लेट टीन्स होता है यानी मिड 20s का अरसा है। और जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती हैं मर्दों के मुकाबले में। और जो स्टडीज़ हैं वो शो करवाती हैं कि 3 में से एक ख़ातून यानी 1/3 ऑफ वुमेन विल एक्सपीरियंस अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन देयर लाइफ टाइम। तो ये हाई डिग्री ऑफ हेरिटेबिलिटी है। इसमें ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है इसमें जो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आ जाते हैं उनको डिप्रेशन ज़रूर होता है। यानी ये जेनेटिकली और हेरिटेबिलिटी जो है इसमें है कि अगर पेरेंट्स में से जैसे पेरेंट्स चिल्ड्रन सिबलिंग्स में से वो डिप्रेशन 40% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हेरिटेबल होता है। तो ये प्रेवलेंस रेट है। अब हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन को हम सैडनेस और ग्रीफ या ब्रीवमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यही डिप्रेशन उनसे कैसे डिफरेंट होता है। तो जो डेथ होती है किसी भी करीबी की मौत हो जाना या जॉब का ख़त्म हो जाना या रिलेशनशिप्स का जो है वो ख़ात्मा हो जाना, ये बड़े डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में। तो इस तरह की सूरत हाल में सैडनेस की फीलिंग्स का होना और ग्रीफ का होना ये एक नॉर्मल इशू है। तो ऐसी सूरत हाल के ऐसी सूरत हाल में एक इंसान अपने आप को कहता है कि वो अपने आप को डिप्रेस्ड फील करता है, लेकिन सैड रहना ये सेम नहीं है डिप्रेशन के तौर पर। तो जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो नेचुरल है और यूनिक है हर फ़र्द के लिए, और उसमें वो कुछ फ़ीचर जो है वो डिप्रेशन के ज़रूर शेयर करता है। तो जो बहुत हमारे पास ग्रीफ होता है और जो डिप्रेशन है उनके अंदर इंटेंस सैडनेस और विड्रॉल होता है आम जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ होती हैं उनसे। और इसको ये डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है कि ग्रीफ के अंदर इंसान पेनफुल जो है फीलिंग्स आती हैं वेव्स की सूरत में। यानी कभी कभी ऐसे महसूस होता है इंसान पेनफुल फीलिंग्स आती हैं और इनको इंटरमिक्सड किया जाता है पॉजिटिव मेमोरीज़ के साथ, अपने डिसीज़ के साथ, जिसके साथ रिलेशन ख़त्म हो या जिसकी डेथ हो गई या जॉब के जो है। मेजर डिप्रेशन के अंदर मूड और जो इंटरेस्ट है यानी प्लेयर है वो डिक्रीज़ हो जाता है मोस्ट ऑफ द 2 वीक्स के लिए। ये फ़र्क आपने ज़रूर याद रखना है। दूसरा, ग्रीफ के अंदर जो है सेल्फ़ इस्टीम जो है वो मेंटेन रहती है। मेजर डिप्रेशन के अंदर, मेजर डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर फीलिंग्स जो वर्थलेसनेस की और सेल्फ लोथिंग की यानी हेट्रेड ऑफ वन सेल्फ की वो आम होती हैं, कॉमन होती हैं। ग्रीफ के अंदर जो थॉट्स एंड डेथ के वो जो हैं बिल्कुल सतही होते हैं। जब इंसान अपने उसके बारे में सोच रहा होता है, जो डिसीज़ लव वंस होते हैं उनके साथ उसकी उसको फैंटेसाइज़ कर रहा होता है, उसकी जॉइनिंग्स को, तब उसके अंदर वो चीज़ें, वो फील्स, वो थॉट्स आते हैं। मेजर डिप्रेशन के अंदर थॉट्स होते हैं वो फोकस्ड उसका होता है
अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में, क्योंकि वो फ़ील कर रहा होता है, वर्थलेसनेस फ़ील कर रहा होता है, और अनडिज़र्विंग ऑफ लिविंग के बारे में, और बीइंग अनएबल टू कोप विद द पेन ऑफ डिप्रेशन, और जो डिप्रेशन की तकलीफ़ होती है वो उससे बचना जो है अपने लिए वो वो अपने नामुमकिन समझ रहा होता है, और उसके लिए अनएबल होता है उससे बचना, उन जो पेन होती है डिप्रेशन की उससे। ग्रीफ को और डिप्रेशन को हम कहते हैं कि ये को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो डेथ होती है लव वन की, या एक जॉब को खो देना, और एक किसी भी एक फ़िज़िकल असल्ट का विक्टिम होना, या मेजर उसकी डिज़ास्टर जो होना उसकी लाइफ में, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो जब ग्रीफ और डिप्रेशन एक दूसरे के साथ को अकर होते हैं तो ग्रीफ इज़ मोर सिवियर एंड लास्ट लॉन्गर देन ग्रीफ विदाउट डिप्रेशन। तो ग्रीफ जो है वो डिप्रेशन से भी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो सकता है। तो बेसिकली जो डिस्टिंग्विशिंग है बिटवीन ग्रीफ और डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीपल को असेस करती है हेल्प हासिल करने में, सपोर्ट और ट्रीटमेंट जो उसको उसकी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों को डिस्टिंग्विशिंग इसकी की जाए, इनको फ़र्क किया जाए। अब हम बात करते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन के, वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंसान के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। उसमें सबसे पहले तो डिप्रेशन कभी भी किसी भी शख्स को हो सकता है। ये किसी ऐसे शख्स को भी हो सकता है जो कि एक आइडियल सरकमस्टांसिस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। तो सेवरल फैक्टर्स जो हैं इसमें अहम किरदार अदा करते हैं डिप्रेशन के अंदर। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला बायोकेमिस्ट्री है। तो जो इंसान की केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, डिफरेंसेस इन सर्टन जो हमारे सर्टन केमिकल्स होते हैं इन द ब्रेन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के अंदर। इसके अलावा जेनेटिक्स जो होते हैं, तो डिप्रेशन कैन रन इन फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ में रन करता है। ये फैमिलीज़ में जो है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आइडेंटिकल ट्विंस जो है उसको डिप्रेशन है, तो द अदर जो हैं उसको 70% चांसेस है ऑफ हैविंग द इलनेस समटाइम्स इन लाइफ। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो लोग जिनकी सेल्फ़ इस्टीम लो है, यानी लो सेल्फ़ इस्टीम वाले लोग, उनको ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरे जो कि स्ट्रेस से बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ को, उनके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो पेसिमिस्टिक लोग हैं वो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कंटिन्यूस जो एक्सपोजर है वायलेंस का, निगलेक्ट करने का, एब्यूज़ का और पॉवर्टी का, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनके असरात हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकती हैं डिप्रेशन के लिए। दोबारा कि जो कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, कोई वायलेंस हो रहा है उसको बार बार इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके साथ बार बार तशद्दुद हो रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, या पॉवर्टी है, गुर्बत है, वो भी जो है इसकी वजह बन सकती है। तो ये है मेजर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो डिप्रेशन जो है ये तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है मोस्ट ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। 80% से 90% जो लोग हैं डिप्रेशन के, वो जो है उनका इलाज मुमकिन है, उनकी इलाज हो सकता है, उनके अंदर इन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। तमाम पेशेंट जो हैं वो रिलीफ़ हासिल करते हैं अपनी उन सिम्टम्स से। तमाम लोग यानी 80 to 90% बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और तमाम लोग जो हैं कम अज़ कम उसमें रिलीफ़ ज़रूर हासिल करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो इसमें याद रखने की है कि इसमें डायग्नोस्टिक एवेलुएशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, जिनमें कि हमारी जो है थायराइड्स की इश्यूज़ हो सकते हैं, थायराइड्स की जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से, या विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, उनकी वजह से जो है वो जो हो सकता है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाए, ताकि मेक श्योर हो सके कि डिप्रेशन जो है वो इस वजह से, इन मेडिकल कंडीशंस की वजह से नहीं है। तो ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है जब हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअल्स के डिप्रेशन में,
हैं और ये फैक्टर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में हम किरदार अदा करते हैं। तो इस वजह से एंटी डिप्रेसेंट जो है उसको प्रिस्क्राइब की जाती है मॉडिफाई करने के लिए ब्रेन केमिस्ट्री की। तो ये मेडिकेशन जो है वो सेडेटिव नहीं है, अपर्स नहीं होती, ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं होते हैं और इनकी वजह से इंसान की हैबिट फार्मिंग नहीं होती है जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो जनरली एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशंस होती है उसके अंदर कोई स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और इसकी वजह से जो आम जो लोग हैं वो भी डिप्रेशन एक्सपीरियंस नहीं करते। तो एंटी डिप्रेसेंट जो है वो सम इम्प्रूवमेंट क्रिएट करती है फर्स्ट वीक और 2 वीक के अंदर, जो है पहले 1 से 2 वीक्स के अंदर ये इम्प्रूवमेंट करती है और अगर 2 से 3 महीने तक भी इम्प्रूव नहीं आती है तो फिर ज़रूरी है इसके लिए कि फ़ौरी तौर पर जो है उसकी कि वो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसकी मेडिकेशन को जो है वो चेंज करे और इसमें आल्ट्रेशन करे। तो इस सम सिचुएशंस में जो साइकोट्रॉपिक हमारी मेडिकेशन है वो हेल्पफुल होती है और ये बहुत ज़रूरी है जानना एक किसी भी साइकेट्रिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अगर कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, कोई भी जो उनका पेशेंट है वो साइड इफ़ेक्ट तो फील नहीं कर रहा है। तो साइकेट्रिस्ट जो है यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यू करेंगे मेडिकेशन फॉर 6 और मोर मंथ आफ्टर द सिम्टम्स हैव इम्प्रूव्ड। जब सिम्टम्स आ जाती हैं तो 6 और मोर मंथ्स तक भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ बार बार कि साइकोलॉजिस्ट जो है का किरदार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना ज़रूरी, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स जो डिप्रेशन जिस वजूहात जिन चीज़ों की वजह से हो रहा है उनको सॉर्ट आउट किया जाए उनको। तो इसमें तो लॉन्गर टर्म जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट की जाती है टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ फ्यूचर एपिसोड फॉर सर्टन पीपल एट हाई रिस्क, जो हाई रिस्क पे होते हैं, कि ताकि उनके अंदर मज़ीद जो सिम्टम्स है वो प्रिवेल ना कर सकें। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी, जिसको हम टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, इसमें यूज़ की जाती है, अकेले भी इस्तेमाल की जाती है जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं। प्रोफाउंड के लिए नहीं होती है। साइकोथेरेपी जो है उसको ऑफन यूज़ किया जाता है, अक्सर उसको यूज़ किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर, डिप्रेशन मेडिकेशंस के साथ भी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी थेरेपी जिसको हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसको वो इफ़ेक्टिव है डिप्रेशन को ट्रीट करने की। तो जो CBT हमारी है ये एक थेरेपी की फॉर्म है जिसमें कि जो फोकस होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, जो प्रेजेंट के अंदर हो रही होती हैं उस कंडीशंस में, कि जो करंट की हमारी जो प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो CBT जो है वो हेल्प करती है एक पर्सन को कि वो रिकग्नाइज़ करे कि एक जो है पर्सन के डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थिंकिंग्स को, और इसका जो गोल होता है CBT का वो होता है कि चेंज किया जाए थॉट्स को और बिहेवियर्स को टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस इन द मोर पॉजिटिव मैनर, कि इंसान उन चैलेंजेस को पॉजिटिव मैनर में उनके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते, इसलिए उसके थॉट्स को चेंज करना ज़रूरी है। तो विद द चेंजिंग ऑफ द थॉट्स इंसान को जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड्स को कम किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जाता है। तो साइकोथेरेपी इसमें ओनली इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं, फैमिली और कपल थेरेपी भी हो सकती है, और इसमें ग्रुप थेरेपी भी जो है सिमिलर जो इलनेस होती है उसके पेशेंट्स के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के अंदर उसमें जो है वो कि किस तरह से सिमिलर सिचुएशंस में कोपिंग करनी है, बचना है उनसे, तो उस तरह से उनको ग्रुप थेरेपी भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये डिप्रेशन की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितने लंबे अरसे तक चलेगी, लेकिन ये फ्यू वीक्स से लेकर मच लॉन्गर हो सकती है। इन मेनी केसेस जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है वो कैन मेड इन 10 to 15 सेशंस, यानी 10 से 15 सेशंस में हो सकती है। वीक में 1 सेशन भी हो सकता है और मैक्सिमम वीक में 2 सेशंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारी 10 to 15 सेशंस की ऑलमोस्ट जो है रूटीन में जो एवरेज जो है हमारा ये चलता है सेशन डिप्रेसिव जो सिम्टम्स वाले लोग होते हैं उनके। इसके अलावा इलेक्ट्रो जो कन्वल्सिव थेरेपी ECT जिसको कहा जाता है, ये सीवियर जो मेजर डिप्रेशन के लोग होते हैं जिनको ना ऊपर उनके मेडिकेशन असरअंदाज होती है, उन पर असर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में होते हैं, उनको ब्रीफ इलेक्ट्रिकल जो है वो स्टिमुलेशन दी जाती है। पहले उन्हें उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद उनको ब्रीफ जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाती है उनके ब्रेन को, और जो पेशेंट होते हैं वो रिसीव करते हैं ECT इलेक्टिव जो हमारा
इलेक्टिव कन्वल्सिव थेरेपी है उसको 2 और 3 टाइम्स अ वीक, यानी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा उनको झटके दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दी जाती है उनके ब्रेन्स को, और ये टोटल जो है 6 to 12 ट्रीटमेंट्स इसकी होती हैं। इसको 1940 में यूज़ किया गया था ECT ट्रीटमेंट को, और उसके बाद इसमें मेजर इम्प्रूवमेंट हुई और इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो वाकई डिप्रेसिव पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो सीवियर, जिनके अंदर मेजर डिप्रेशन होता है, उनके अंदर ये उनके लिए होता है उनकी ट्रीटमेंट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो डिप्रेशन के लिए, वो उसको कहते हैं सेल्फ हेल्प एंड कोपिंग। सेल्फ हेल्प एंड कोपिंग जो है, ये नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं पीपल जो कैन डू टू हेल्प रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए से डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। ये पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करती है, मूड को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा क्वालिटी स्लीप जो है वो लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी स्लीप लेना रेगुलर बेसिस पर, और उसके अलावा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना और अल्कोहल से अवॉइड करना, एक डिप्रेशन के लिए ख़ास तौर पर अल्कोहल से अवॉइड करना। तो इस तरह से इंसान जो है वो अपनी डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं उन पर काबू पा सकता है। तो डिप्रेशन जो एक रियल इलनेस है और इसमें हेल्प जो है वो हमेशा अवेलेबल है। तो हम प्रॉपर डायग्नोस के ज़रिए से, ट्रीटमेंट करने के ज़रिए से, जो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो डिप्रेशन के, वो इससे बच सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द मौजूद किसी भी शख्स को ये सिम्टम्स आती हैं डिप्रेशन की, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि इसका जो फर्स्ट स्टेप्स है कि अपने फैमिली फिजिशियन से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ ज़रूर शेयर करें, उसे ज़रूर बताएं कि आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं, और ताकि आपकी इस प्रॉब्लम से, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सके, आपको इससे रिलीफ मिल सके। वरना ये बढ़ के इस सिवियरिटी लेवल पे जब चला जाएगा तो फिर मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने आपके साथ डिप्रेशन के हवाले से बात की। तमाम चीज़ें क्लियरली हमने डिप्रेशन के हवाले से आपको बताई। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वेरी ब्रीफली आपने इसको समझा होगा, और आपके इर्द गिर्द मौजूद जो भी लोग हैं, जो भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, या अगर अल्लाह ना करे आपके अंदर कोई ऐसी सिम्टम्स आती हैं, तो आप फ़ौरी तौर पर कंसल्ट करें किसी साइकोलॉजिस्ट से। और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये हेल्प आउट करेगा चीज़ों को जानने में, समझने में, और डायग्नोस करने में, और ट्रीटमेंट के हवाले से, जो भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट या डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी नफ्सियाती मसाइल और बीमारियों से बचने में मदद दे। अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से बचाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए, हमारे अंदर मुस्बत सोच जो है उसका फ़रोग़ दे। अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।